अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आज बहुत दिनों के बाद हमने सोचा कि हम अपनी पुरानी रवायत को ज़िंदा करते हैं, जिसमें हम डिफरेंट लोगों को इनवाइट करते थे और डिफरेंट टॉपिक्स पे बात किया करते थे। तो आज हमारे साथ है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला स्पीच थेरेपिस्ट हैं। स्पीच थेरेपिस्ट के पास अक्सर लोग जो है ना उस वक्त जाते हैं जब स्पीच थेरेपिस्ट के पास क्या कह लें कि इतने चांसेस नहीं होते कि वो आपके बच्चे पे अच्छी तरह वर्क कर सके। स्पीच थेरेपी के लिए जितना अर्ली जाएं उतने ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। फिर लोग फॉलो अप नहीं देते ना। लेकिन चले खैर, ये एक्सपर्ट है तो हम इनसे पूछते हैं कि क्या हमें आप स्पीच थेरेपी को कैसे डिफ़ाइन करते हैं और किन लोगों को ज़रूरत होती है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अब्दुल्ला यूसुफ। मैं स्पीच थेरेपिस्ट हूँ और लास्ट 2 ईयर से मैं काम कर रहा हूँ एज प्राइम केयर हॉस्पिटल में एज स्पीच थेरेपिस्ट। जैसा कि मैम ने आपसे बात की है स्पीच के बारे में, कम्युनिकेशंस के बारे में और बहुत सारे ऐसे मैसेजेस जो कि हम थ्रू कम्युनिकेशन और स्पीच लोगों को देते हैं, तो हम लोगों को कम से कम थोड़ा सा हमारी कम्युनिटी को, पॉपुलेशन को ये थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो स्पीच माइलस्टोन होते हैं, जैसे कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन होते हैं कि किस उम्र के ऊपर बच्चे ने कौन से साउंड्स प्रोड्यूस करने हैं, सेंटेंस का बोलना है, वर्ड्स का बोलना है, ताकि पेरेंट्स को खुद ब खुद आइडिया हो जाए कि जो मेरा बच्चा है वो क्या उसका नाम है स्पीच डिले की तरफ तो नहीं जा रहा। तो सबसे पहले तो हम स्पीच माइलस्टोन के ऊपर बात करना चाहते हैं कि जो स्पीच माइलस्टोन है उसमें गोइंग स्टेज है और इसके अलावा जो अदर आर्टिकुलेटर के साथ मुख्तलिफ़ किस्म के साउंड्स वर्ड्स बच्चे मिलके बात कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं। अगर तो वो एक अप्रॉप्रिएट एज के ऊपर कर रहा है बच्चा, तो हम कह सकते हैं जो बच्चा है वो एक अपना जो लैंग्वेज का या कम्युनिकेशन जो गैप वो ख़त्म गैप नहीं कवर कर रहा, लेकिन वो अपने अच्छे तरीके से उसको बोल रहा है। तो इसमें सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्पीच क्या है, लैंग्वेज क्या है और वॉइस क्या है। अगर हम स्पीच की बात करें तो स्पीच इज़ अ न्यूरोमस्कुलर प्रोसेस दे प्रोड्यूस साउंड विद द हेल्प ऑफ द आर्टिकुलेटर। मतलब हमारे लिप्स, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, चीक्स, ये सारे के सारे हमारे आर्टिकुलेटर होते हैं जो कि हमें बोलने में रोल प्ले कर रहे होते हैं। अब मैं अगर किसी चीज़ को एक नाम देता हूँ, जैसे मोबाइल है या एक टेबल है, तो मेरी कम्युनिटी में इसको मेज़ कहा जाता है, टेबल कहा जाता है, ये मेरा लैंग्वेज का पार्ट है। अब मैं जो बात कर रहा हूँ ये किस टून में बात कर रहा हूँ, इसको मैं बहुत स्मूथली वे में बात कर रहा हूँ, बहुत हाइपर होकर बात कर रहा हूँ, तो ये सारी जो फ्रीक्वेंसी है ये सारी की सारी वॉइस के अंदर आ रही होती हैं। तो जो वॉइस के अंदर भी देखें तो बहुत सारी जेंडर के अंदर भी है, बहुत सारे मेल हैं वो फीमेल वॉइस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं और बहुत सारी फीमेल हैं जो कि मेल के अकॉर्डिंग बात कर रही हैं। जैसे कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन भी है इंसान के, तो जैसे वो कम ऑफ द एज जाते हैं तो उसमें डेफिनेटली जो है वॉइस चेंज हो रही होती है। तो हम उसको मैटर नहीं कर रहे होते कि वो एक डिसऑर्डर का पार्ट है, बट ये हम कह सकते हैं कि ये इस एज के ऊपर इस चीज़ के अंदर चेंजिंग आनी थी और जिसकी वजह से उसने अपनी वॉइस को चेंज किया है। हम स्पीच थेरेपी की मतलब हम कब कहेंगे कि अब हमारे बच्चों को स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है? क्या वो कम वर्ड्स बनाएगा या वर्ड्स ही नहीं बना रहा तो हम कहते हैं कि हम स्पीच थेरेपिस्ट को जाना चाहिए? सबसे पहले जैसे मैम ने बड़ा अच्छा सवाल किया, मैंने थोड़ा शुरू में बताया था कि जब पेरेंट्स बच्चे मतलब दुनिया में हैं तो उनको कम से कम आइडिया हो कि जो मेरा बच्चा है इसके जो पहले 3 मंथ हैं इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के बच्चे साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। क्या आया वो साउंड्स अच्छे से प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा, जिसमें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा वो किसी स्ट्रेंजर ने उसको पकड़ा घर में या अपनी वालदा के पास नहीं है तो वो थोड़ा सा वीपिंग रोना शुरू कर देगा। क्या आया बच्चा वहाँ पे रोना भी शुरू कर रहा है कि नहीं कर रहा, कम से कम वो साउंड्स या वो उसका वोकल जो कोऑर्डिनेशन वोकल कॉर्ड्स है वो बोलना मतलब प्रोसेस में आए कि नहीं आए। फिर इसी तरीके से जब वो प्री लिंग्विस्टिक साउंड्स बोल रहा होता है, जब वो प्री लिंग्विस्टिक साउंड्स को कवर करेगा तो डेफिनेटली वो जो आगे के उसके फर्दर साउंड्स हैं वो अपनी उम्र के अकॉर्डिंग, अपनी एज के अकॉर्डिंग वो फर्दर 1 बाय 1 वो बोलना शुरू कर देगा। इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले कोई भी बच्चा है, मेल है खा वो फीमेल है, वो बाइलेबियल साउंड्स में बात करता है, मतलब बाइलेबियल साउंड यूज़ करता है। तो बाइलेबियल साउंड्स में देखा जाए तो जो जिसमें बी पी एम इससे बनने वाले साउंड्स हैं, तो इसमें जस्ट होने हमारे जो लिप्स है ये इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो व्हेन द 2 लिप्स कम्स टुगेदर एंड सेपरेट, कि जब 2 लिप्स इकट्ठे होकर सेपरेट होते हैं तो हमारे डिफरेंट किस्म के साउंड्स बनते हैं जिसमें बा पा माँ। और इसी अकॉर्डिंग बहुत सारे बच्चे होते हैं वो सम टाइम बाबा बोलना शुरू कर देते हैं, सम टाइम मामा बोलना शुरू कर देते हैं। और हमारी कम्युनिटी में उसको एक मिथ किया जाता है कि इसने अगर मामा बोला है तो डेफिनेटली माँ के साथ इसका बहुत ज़्यादा प्यार है, अगर बाबा बोला है तो बाबा के साथ प्यार है। तो मतलब इसकी अकॉर्डिंग टू एज अगर वो अपने माइलस्टोन को कवर कर रहा है तो इट मीन्स कि वो अच्छा अब्दुल्ला, किस एज तक बच्चा अगर नहीं बोलता मामा बाबा नहीं बोलता तो हम ये कहेंगे अब इसको थेरेपी की ज़रूरत है? देखें जैसे कि प्री लिंग्विस्टिक साउंड्स अगर बच्चा नहीं बोल रहा, एज बताएं ना। हाँ एज में ये कि कम 1 साल 2 साल 3 साल, इसमें ये कि 2 साल तक अगर बच्चा नहीं बोल रहा
ठीक है। 1.5 से 2 साल के दौरान अगर बच्चा कोई साउंड्स नहीं बोल रहा है, अगर साउंड्स बोल भी रहा है तो बहुत लिमिटेड से साउंड बोल रहा है, तो डेफिनेटली हमें अपने स्पीच थेरेपिस्ट के पास उनको रेफ़र करना चाहिए। उनसे असेसमेंट वगैरह करवानी चाहिए कि आया कि बच्चे को स्पीच डिले आ रहे हैं, किसी आर्टिकुलेटर में अबनॉर्मलिटीज़ आ रही हैं, क्या बच्चे में अदर कोई बिहेवियरल इशूज़ आ रहे हैं, कोई प्रेशर पेरेंट की तरफ से दिया जा रहा है जिसकी वजह से बच्चा जो है वो अपनी स्पीच माइलस्टोन को कवर अप नहीं कर रहा। अच्छा, अगर हम बच्चे को अपने टाइम पर नहीं दिखाते या दिखा लेते, चलो सपोज हमने 2 साल की एज तक बच्चा नहीं बोला, हमने दिखा लिया, अब उसमें सक्सेस रेट कितना है? अगर हमको थोड़ा डिले करके 3 या 4 साल की एज होगी दिखाते बच्चे को स्पीच थेरेपिस्ट के पास लेके जाते हैं, तो उसमें सक्सेस रेट कितना है? डेफिनेटली अगर तो एक टाइम के ऊपर अगर आप बच्चे को किसी स्पीच थेरेपिस्ट के पास लेके जाते हैं तो डेफिनेटली वो उसके जहाँ से वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही तो उसको वहाँ से उसको ख़त्म कर सकते हैं। और अगर हम उसको जितना लिंगर ऑन या डिले प्रोसेस की तरफ लेते जाएंगे तो स्पीच के साथ साथ अदर मल्टीपल जो बिहेवियरल इशूज़ हैं वो बच्चे के अंदर स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर बच्चा 3-4 साल का बच्चा है, वो ऑन गोइंग स्कूल है, वो अच्छे से लिमिटेड वर्ड्स यूज़ कर रहा है या अपनी स्पीच को अच्छे तरीके से या अपने वर्ड्स को दूसरों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, तो उसके जो भी पीयर ग्रुप होगा वो उसको बुलिंग करेंगे, अदर किस्म के भी वर्ड्स उसके बारे में कोड किए जाएंगे, तो वो चीज़ें भी बच्चे को मैटरेबल कर रही होती है। तो फिर उस सिचुएशन में हमें स्पीच के साथ साथ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को भी डील करना पड़ता है। तो बेहतर है कि अगर हम उसको ऑन टाइम ही लिया जाए तो वो ज़्यादा सक्सेस रेट है। अच्छा, एक तो चले ये स्पीच थेरेपी का हो गया ना कि बच्चा बिल्कुल बोलता नहीं है या उसके कम वर्ड्स हैं तो हम लेके जाते हैं। ये जो बच्चे कुछ लोग स्टटरिंग या स्टैमरिंग है, जैसे कुछ अटक अटक के बोलते हैं, कुछ तोतला बोलते हैं, तो क्या ये विद द पैसेज ऑफ टाइम मतलब बेहतर हो जाता है, या ये कि इसके लिए स्पीच थेरेपी कराएं तो इससे जल्दी इम्प्रूवमेंट आ जाती है? अगर हम बात करें स्टैमरिंग स्टटरिंग की तो इसके मल्टीपल इश्यूज़ हो सकते हैं जिसमें बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी ऐड अप होते हैं। जैसे कि मैम ने पूछा है कि अगर हम इसको थेरेपी करवाएं तो क्या ख़त्म हो जाएंगे या विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको कवर अप किया जाता है। देखें, पहली बात तो ये कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ही सारा कुछ ख़त्म हो सकता है, लेकिन उसमें यह कि स्पोर्टिव बिहेवियर चाहिए। अगर तो क्लाइंट को सपोर्टिव मिल रही है या उसको वो खुद को मैनेज कर पा रहा है तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं मैनेज कर पा रहा तो उसको डेफिनेटली स्पीच थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, ताकि वो स्पीच थेरेपिस्ट को मतलब उसकी जो नेचर ऑफ प्रॉब्लम्स है उसको रिमूव करवा के फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी उसका क्या उसका नाम है थेराप्यूटिक इंटरवेंशन और जो भी स्पीच की डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स यूज़ होती हैं थ्रू उसकी स्पीच माइलस्टोन को कवर करने के लिए, और जो भी फैक्टर जो कि उसको स्टैमरिंग या स्टटरिंग की तरफ लीड कर रहे हैं। समटाइम्स जो एंग्जाइटी के पेशेंट होते हैं उनमें भी ऐसे होता है कि वो म्यूट हो जाते हैं, बात नहीं कर पा रहे होते, या सिलेक्टिव म्यूटिज़म का देखा जाए कोई बहुत सारे बच्चे बड़ों में भी होता है कि वो एक स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन देने की तरफ जाएंगे तो वो अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, बहुत ज़्यादा म्यूट हो जाते हैं। तो मल्टीपल फैक्टर्स है, अगर हम उसको कवर करेंगे तो वो ख़त्म हो सकते हैं। इसलिए ट्रीटमेंट भी बेहतर है अगर बच्चा खुद इस कैलिबर का है, कैपेबल है कि वो वर्ड्स को खुद को मैनेज कर सकता है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज स्पीच थेरेपिस्ट की ज़रूरत बहुत ज़रूरी है इसमें। अच्छा, ये जो स्टटरिंग और स्टैमरिंग है, मैं सादा लफ्ज़ में इसलिए बताऊँगी ताकि ज़्यादा लोगों को समझ आए कि कुछ लोग ना तोतला बोलते हैं, कुछ लोग अटक अटक के बोलते हैं। तो ये अगर बड़े बच्चों में जैसे हमारे पास जब आते हैं तो अक्सर ये होता है कि 15-16 साल के बच्चे हैं, फिर जाके अब वो स्कूल में एम्बेरसमेंट होती है, बुलिंग हुई है, तो फिर लेके आए पेरेंट्स, तो उसमें भी बेहतरी है आ जाती है स्पीच थेरेपिस्ट के से? डेफिनेटली मैम, जो जैसे स्टैमरिंग स्टटिंग आपने बात की है कि वो वर्ड्स बात कर रहा है तो बहुत हकला के बात कर रहा है या वर्ड्स को तोड़ के बात कर रहा है। स्टैमरिंग स्टटिंग के साथ साथ हम ना आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर होता है जिसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं वो वर्ड्स को या तो सब्सटीट्यूट करते हैं या ओमिट कर देते हैं या एक दूसरे को वर्ड्स को दूसरे के साथ एसोसिएट कर लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आया वो आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर की तरफ तो नहीं लीड कर रहा, क्योंकि बहुत रेयर है कि हमारे पास एक स्पेसिफिक डिसऑर्डर के साथ ही बच्चा आ जाए। मल्टीपल प्रॉब्लम के साथ आ रहा हो तो हम मल्टीपल प्रॉब्लम के साथ ही उसको डील कर रहे होते हैं, तो इसको कवर अप कर सकते हैं। जी मैम, बेहतरी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब मेरा पेरेंट्स के लिए सबके लिए एक पैगाम है कि आपका बच्चा अगर आपको स्टार्ट से लगता है कि उसकी स्पीच कम है बाकी बच्चों के कंपैरिजन में, तो उसको आप अर्ली दिखा लें ताकि स्कूल की बुलिंग और दूसरे प्रॉब्लम से बच सके, और उसके साथ जो फिर साइकोलॉजिकली और उसको इश्यूज़ आने हैं उससे बच सके। अच्छा, एक और बात, अगर अब वो कहते हैं इट्स नेवर टू लेट, अगर फिर भी कोई बड़ा बंदा भी सुन रहा है, किसी बड़े बच्चे को भी, बड़े बच्चे को या बंदे को या बंदी को प्रॉब्लम है स्पीच का, और उसको अब एहसास हुआ है कि मुझे अब थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, तो जाइए कि आप पेरेंट्स को ब्लेम करें, आप अपने लिए हेल्प सीख कर सकते हैं। और हर एज में जब भी आप आएँ, मतलब ऑल्दो कि यंग एज में आएंगे तो एफ़र्ट कम करनी पड़ेगी, जल्दी बेहतरी आ जाएगी। अगर आप थोड़ी बड़ी एज में आ गए, मतलब टीन्स में आ गए या 20-30 साल में आ गए, तब आपको आके एहसास हुआ कि लेना चाहिए, तो तब भी स्टार्ट कर लें, उससे काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं।
चलिए जी, थैंक यू अब्दुल्ला, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।